हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी। मेरा नाम है अवनीश त्रिपाठी। तो कक्षा 12 भूगोल में जो एक इंपॉर्टेंट चैप्टर हमने देखा, अंतरराष्ट्रीय व्यापार यानी पार्ट 9, इस चैप्टर को बहुत डिटेल में हमने समझने का काम किया है। जिन लोगों ने भी अभी नहीं देखा है, प्लीज प्लेलिस्ट में जाके देख लीजिए। आज उसी इंपॉर्टेंट चैप्टर का हम एनसीईआरटी सॉल्यूशंस करने वाले हैं, यानी महत्वपूर्ण वो एनसीईआरटी के सवाल जो आपकी परीक्षाओं के लिए बेहद जरूरी है। तो एनसीईआरटी के सारे क्वेश्चंस को हम डील करेंगे आज के इस इंपॉर्टेंट सेशन में। लेकिन उससे पहले स्टूडेंट्स, आपको पता है मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पर आप घर बैठे बिना किसी पेड सब्सक्रिप्शन के कक्षा 6 से 12 तक की सारी पढ़ाई निःशुल्क कर सकते हैं। आप किसी स्टेट बोर्ड से पढ़ाई कर रहे हो, एमपी बोर्ड, यूपी बोर्ड, हरियाणा बोर्ड, राजस्थान बोर्ड, मध्य प्रदेश बोर्ड, छत्तीसगढ़ बोर्ड, जिस भी बोर्ड से पढ़ाई कर रहे हैं या सीबीएसई बोर्ड से पढ़ाई कर रहे हैं, पूरा का पूरा पैटर्न आपको मिल जाएगा मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी पर। एक या दो चैप्टर पढ़ने के बाद कोई पेड सब्सक्रिप्शन नहीं लेना, कंप्लीट पढ़ाई निःशुल्क है। ठीक है, तो आइए इसी महत्वपूर्ण अनाउंसमेंट के साथ शुरू करते हैं आज का ये इंपॉर्टेंट चैप्टर, इसका एनसीईआरटी सॉल्यूशंस है बेसिकली, और देखते हैं सारे के सारे सवाल। अब देखिए, कुछ प्रश्न दिए गए कि नीचे दिए गए 4 विकल्पों में से सही उत्तर चुनिए। अब देखिए, एनसीईआरटी के जो एमसीक्यूज हैं वो बेहद जरूरी हैं, ध्यान रखना आप। पहला सवाल है कि संसार के अधिकांश महान पतन यानी कि पोर्ट्स किस प्रकार वर्गीकृत किए गए हैं? नौसेना पतन, विस्तृत पतन, तेल पतन या औद्योगिक पतन? तो जाहिर सी बात है, इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? विस्तृत पतन। ठीक है, दुनिया भर के ज्यादातर जो पतन है वो विस्तृत पतन के हिसाब से वर्गीकृत किए गए हैं। निम्नलिखित महाद्वीपीय में से किसमें से एक विश्व व्यापार का सर्वाधिक प्रवाह होता है? अब देखिए, आप ध्यान से अगर देखें तो एशिया, यूरोप, उत्तरी अमेरिका और अफ्रीका, खास करके उत्तरी अमेरिका और यूरोप का आपस में क्या है, ज्यादा ट्रेड कनेक्टिविटी है। तो अगर सबसे ज्यादा हम देखें तो इसका सही जवाब हो जाएगा उत्तरी अमेरिका, नॉर्दर्न अमेरिका, जिसमें से जो खास करके उत्तर पूर्वी वाला अमेरिका है ना, जहां पे जो अटलांटिक के तट पर है। इसके अलावा पश्चिमी तट वाले भी जो सैन फ्रांसिस्को वगैरह वाले हैं, वहां से भी होता है। तो उत्तरी अमेरिका का जो आइलैंड है, माफ करिए, जो कॉन्टिनेंट है, वहां से ज्यादा हमने इसके कुछ पोर्ट्स की भी चर्चा की थी, जैसे न्यूयॉर्क की किया था, जो अटलांटिक के तट पर, मतलब मिसिसिपी से जुड़ा हुआ है फिर जाकर। इसके अलावा ईरी झील से जुड़ा हुआ था वो। इसके अलावा हमने पश्चिमी तट पर सेंट फ्रांसिस्को भी देखा था। तो ये सारे महत्वपूर्ण, और खास करके जो पनामा नहर बन गया है तो महत्वपूर्ण हो गया है। दक्षिण अमेरिकी राष्ट्रों में से कौन सा एक ओपेक का सदस्य है? अब देखिए, सारे के सारे देश दक्षिण अमेरिका के हैं, ब्राजील, वेनेजुएला, चिली, पेरू। और कौन कौन से देश दक्षिण अमेरिका के हैं? बार बार मैं चर्चा करते रहता हूं। बोलीविया है, इसके अलावा क्या है, पेरू है, अर्जेंटीना है, उरुग्वे, पराग्वे, फ्रेंच गियाना, सूरीनाम, इक्वाडोर, चिली, सारे देश हैं। तो इसमें से ओपेक का एक सदस्य कौन सा है? वेनेजुएला। ये बहुत इंपॉर्टेंट ऑयल एक्सपोर्टिंग कंट्री है, और ये इसके अलावा यूरोप से ऑस्ट्रिया और बाकी मिडिल ईस्ट वाले नेशंस। तो ये ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज है, इसका सदस्य वेनेजुएला एक इसमें से है। ठीक है, जो दक्षिण अमेरिका का है। निम्न व्यापार समूह में से भारत किसका एक समूह सदस्य है? ठीक, तो साफ्टा क्या है? साउथ एशियन फ्री ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, ये आप देखते हुए चलेगा, कई बार ये क्वेश्चंस पूछ लेते हैं, आपके कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के लिए भी जरूरी है। साउथ एशियन, इससे फिर क्या होता है, आपको आंसर देने में आसानी हो जाती है। फ्री ट्रेड अग्रीमेंट, इसको साफ्टा कहते हैं। ठीक है, आसियान किसको कहते हैं? एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस। साउथ ईस्ट एशियन नेशंस। ओईसीडी क्या है? ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट। ये महत्वपूर्ण फुल फॉर्म्स हैं, आप जरूर ध्यान रखिए, आपके लिए बहुत जरूरी है। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इकोनॉमिक कोऑपरेशन, इसमें यूरोपियन कंट्रीज भी हैं, एंड डेवलपमेंट। ओपेक क्या है? ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज। ठीक है जी, तो साउथ एशियन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट यानी दक्षिण एशिया वाले देश इसमें होंगे। साउथ एशिया यानी इसमें दक्षिण एशिया के देश होंगे। तो जाहिर सी बात है, भारत इसी का सदस्य होगा, क्योंकि भारत क्या है? साउथ ईस्ट एशियन, दक्षिण पूर्वी
एशिया का देश नहीं है, सदस्य नहीं है, इसलिए इसका तो वो हो नहीं सकता। और इसमें ओईसीडी ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट का वो है नहीं। ओपेक क्या है? पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज है, यानी पेट्रोलियम का निर्यात करने वाले देश, उसका भारत हो नहीं सकता। तो कौन सा करेक्ट आंसर हो जाएगा? कॉसाफ्टा। ठीक है, इसमें भारत, श्रीलंका, पाकिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, नेपाल जैसे देश हैं, तो ये साफ्टा का सदस्य भारत है, बाकी का नहीं है। ये आप फुल फॉर्म्स मैंने इसलिए लिख दिए ताकि आपको ध्यान रहे, आप कभी भी इसका इस्तेमाल कर सकें, पूछे जाने पर आंसर दे सकें। ठीक है, कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के लिए भी जरूरी है और आपके परीक्षाओं के लिए भी। निम्नलिखित प्रश्नों के 30 शब्दों में उत्तर दीजिए। विश्व व्यापार संगठन के आधारभूत कार्य कौन कौन से हैं? ये बहुत इंपॉर्टेंट है। विश्व व्यापार संगठन, जिसको क्या बोलते हैं? WTO। इसकी कब हुई संस्थापना? तो पहले तो 1948 में क्या आया? गेट आया, इसको ध्यान रखिएगा, जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड टैरिफ। और फिर ये 1995 में क्या बन गया? उरुग्वे राउंड के डलास के बाद WTO, विश्व व्यापार संगठन बन गया। कितने सदस्य हैं? 164। ठीक, ये कुछ जानकारियां आप बिल्कुल ध्यान में रखेंगे। ठीक है जी, आइए देखते हैं विश्व व्यापार संगठन क्या है। यह विश्व व्यापारी व्यापार तंत्र के नियमों का निर्धारण करता है। पूरी दुनिया में व्यापार के लिए क्या महत्वपूर्ण नियम कानून होने चाहिए बताता है। सदस्य देशों के मध्य विवादों को निपटाता है कि क्या क्या डिस्प्यूट्स हो सकते हैं, इसको वो डिस्प्यूट को निपटाएगा। यह विश्व व्यापार के लिए आवश्यक दूरसंचार है। बैंकिंग सेवाओं के अलावा बौद्धिक संपदा अधिकार के व्यापार को भी अपने कार्यों में सम्मिलित करता है। यानी दुनिया भर में जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी वाली बात आई है, पेटेंट आजकल होता है ना, किसी चीज का पेटेंट करवा लेना, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज को बनवाना, ये सारी चीजें भी इसमें ये अपना ध्यान रखता है और किसी तरह के डिस्प्यूट होने पर भी इसको सॉल्व करता है। ये भी आप बिल्कुल ध्यान रखेंगे। ऋणात्मक भुगतान संतुलन का होना किसी देश के लिए क्यों हानिकारक है? देखिए, बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट यहां पर आ गया। भुगतान संतुलन किसको बोलते हैं? बैलेंस ऑफ पेमेंट को। बैलेंस ऑफ पेमेंट, इसका मतलब क्या होता है? बैलेंस ऑफ पेमेंट का मतलब यह हो जाता है स्टूडेंट्स, जैसे देखिए, कोई एक दुनिया का कोई भी एक देश दुनिया भर के देशों के साथ व्यापार करता है। व्यापार के अलावा वो और भी कई तरह के लेन देन करता है। जैसे वो लोन ले सकता है, उसको गिफ्ट देना या लेना है, लोन देना या लेना है, निवेश करना है या निवेश अपने यहां लाना है। इसके अलावा व्यापार के लिए भी पैसा देना और लेना रहता है। इन सभी लेन देन का जो हिसाब किताब होता है उसको हम भुगतान शेष कहते हैं या बैलेंस ऑफ पेमेंट कहते हैं। ध्यान से समझिएगा। अब अगर मान लीजिए किसी देश को पैसा ज्यादा देना है और मिलना कम है, इसका मतलब उसके ऊपर बर्डन है, तो उसका हो जाएगा ऋणात्मक भुगतान संतुलन। और किसी देश को पैसा ज्यादा मिलना है और देना कम है, तो वो पॉजिटिव हो जाएगा। ऐसा समझ लीजिए, मान लीजिए ये वो अकाउंट है, BOP अकाउंट। इस अकाउंट में एक तरफ क्रेडिट है, एक तरफ डेबिट है। इधर जो पैसा आना है वो लिखा है, इधर जो पैसा जाना है वो लिखा है। तो मान लीजिए उसने बोला कि हमको लोन से पैसा वापस मिलेगा 100 करोड़, हमने व्यापार किया है, एक्सपोर्ट किया, उससे पैसा मिलना है 200 करोड़। इसके अलावा हमको गिफ्ट मिलना है 100 करोड़ का, हमारे यहाँ निवेश आने वाला है 50 करोड़ का। ये सारी चीजें उसने लिख दिया। ये जोड़ के कितना हो गया? 2 1 3 1 4 450 करोड़। इसी तरह से उसने कुछ भी लिख दिया यहाँ पर कि हमको 200 देना है, फिर 100 मिलना है, फिर 200 देना है, 100 देना है, 400 देना है, 300 देना है। ये कितना हो गया? 2 1 3 1 4 3 700 करोड़। अब देखिए, उसको देना ज्यादा है, डेबिट मनी कटेगा, देना ज्यादा है, मिलना कम है, तो इसको बोलते हैं ऋणात्मक भुगतान संतुलन। और यही अगर उल्टा कर दीजिए, इधर 700 होता और देना कम रहता, तो वो धनात्मक हो जाता। तो ये भुगतान संतुलन का पार्ट है। एक भुगतान संतुलन के अलावा व्यापार संतुलन भी होता है, जिसमें केवल आयात निर्यात की चीजें रखी जाती हैं, बाकी लोन वगैरह ये सब चीजें नहीं रखी जाती हैं। लेकिन यहां क्वेश्चन भुगतान संतुलन का है कि ऋणात्मक भुगतान संतुलन का होना किसी देश के लिए क्यों हानिकारक है। जाहिर सी बात है, जब आपको दुनिया भर में ज्यादा से ज्यादा पैसा देना है, इसका मतलब आप दुनिया में कर्जदार बन के बैठे हैं, तो हानिकारक तो है ही। यदि किसी देश का आयात मूल्य उसके निर्यात मूल्य से अधिक होता है, तो उस देश का व्यापार संतुलन ऋणात्मक अथवा प्रतिकूल कहलाता है। इससे देश की अर्थव्यवस्था पर दबाव पड़ता है और यह वित्तीय संचय की समाप्ति को भी प्रेरित करता है। अब देखिए, एक चीज ध्यान रखिए कि यहां व्यापार संतुलन की भी बात की जा रही है। व्यापार संतुलन भी भुगतान संतुलन का पार्ट है। तो अगर कहीं निर्यात ज्यादा है, निर्यात कम है, आयात ज्यादा है, यानी इंपोर्ट आप ज्यादा कर रहे हैं, एक्सपोर्ट कर ही नहीं रहे हैं, तो आपकी अर्थव्यवस्था पर दबाव पड़ेगा, आप क्या एक कर्जदार बनकर रहेंगे, तो आपका भुगतान संतुलन भी क्या हो जाएगा? ऋणात्मक हो जाएगा। तो इससे क्या होगा? आपकी अर्थव्यवस्था पर दबाव पड़ेगा, आप दुनिया भर के सामने हाथ फैलाते रहेंगे, आपकी नीतियों बनाने में भी दिक्कत होगी और हमेशा आप कर्जदार की भूमिका में रहेंगे। इसलिए ऋणात्मक भुगतान संतुलन या तो व्यापार संतुलन, ये दोनों चीजें क्या होंगी? वित्तीय संचय की समाप्ति को भी प्रेरित करेंगे। वित्तीय संचय नहीं हो पाएगा, आप बचा के नहीं रख पाएंगे, आपके हमेशा खजाना खाली रहेगा।
अगला सवाल है कि व्यापारिक समूहों के निर्माण द्वारा राष्ट्रों को क्या लाभ प्राप्त होता है। व्यापारिक समूहों की चर्चा हमने की थी, रीजनल ट्रेड सेंटर्स, प्रादेशिक व्यापार समूहों की बात की थी, जैसे कि आसियान, यूरोपियन यूनियन। तो इससे क्या फायदा होता है? इससे फायदा ये होता है कि एक जैसे देश, एक साथ रह रहे देश, एक दूसरे की आवश्यकताओं को समझने वाले देश अपने यहाँ मुक्त व्यापार को बढ़ावा देते हैं, फ्री ट्रेड को बढ़ावा देते हैं। ये सारे फायदे होते हैं। व्यापारिक समूहों के निर्माण द्वारा राष्ट्रों को क्या लाभ है? इन व्यापारिक समूहों सदस्य राष्ट्रों ने व्यापार शुल्क को हटाकर मुक्त व्यापार को बढ़ावा दिया है। यानी जो आप कह सकते हैं कि जो टैरिफ है ना, या जो आप कह सकते हैं कि जो कस्टम या टैक्सेस लगाए जाते हैं सीमा शुल्क पे, ये सब हटा के हम क्या करते हैं? फ्री ट्रेड या मुक्त व्यापार की तरफ जाते हैं। ये व्यापारिक समूह प्रादेशिक विशिष्टीकरण, उत्पादन के उच्च स्तर, उच्च रहन सहन के स्तर, वस्तुओं और सेवाओं की विश्वव्यापी उपलब्धता कीमतों और वेतन का समानीकरण तथा ज्ञान और संस्कृति को प्रोत्साहन देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। अब देखिए, ये देश केवल इकोनॉमिक रूप से ही नहीं जुड़ते हैं, कल्चर या संस्कृति के रूप में भी जुड़ते हैं, सामाजिक स्तर पर भी जुड़ते हैं, बौद्धिक आदान प्रदान भी होता है। जैसे मान लीजिए अब कंबोडिया का रामलीला भारत में होने लगा, ये समझ रहे हैं आप? तो इस तरह से ये अगर ये ग्रुप बनेंगे, रीजनल सेंटर्स बनेंगे, तो एक दूसरे के कल्चर, ट्रेड, इकोनॉमी, सारी चीजें एक्सचेंज होगी। और आपको पता ही है कि आजकल दुनिया में जो संस्कृति या कल्चर है या रिलीजन है, ये इस पे भी बहुत ज्यादा ट्रेड बेस्ड हो गया है। अब देखिए चाइना क्या करता है, हमारे यहाँ के त्योहार, हमारे यहाँ के धार्मिक मूर्तियों को बना बना के कितना फायदा कमा रहा है, जबकि उसको हिंदू धर्म से बहुत लेना देना नहीं है। लेकिन अब क्या है, रिलीजन या कल्चर जो है वो ना ट्रेड का एक पार्ट बन चुका है। तो ये जो संगठन होते हैं उससे मुक्त व्यापार बढ़ता है और कल्चरल और सामाजिक रूप से भी आदान प्रदान होता है। अगला प्रश्न है कि पतन किस प्रकार व्यापार के लिए सहायक होते हैं? पतनों का वर्गीकरण उसकी अवस्थिति के आधार पर कीजिए। अब हमने इसकी डिटेल चर्चा चैप्टर में की थी। पतन तथा पोताश्रय, पतन क्या है? बंदरगाह या पोत को रुकने वाले, जहाजों को रुकने का आश्रय लेने वाली जगह। पतन तथा पोताश्रय अंतरराष्ट्रीय व्यापार के मुख्य प्रवेश द्वार कहे जाते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो एक तरह से कह सकते हैं आप कि पूरी दुनिया में जो इंटरनेशनल ट्रेड का जो गेटवे है वो यही है। इन्हीं पतनों के द्वारा जहाजी माल तथा यात्री विश्व के एक भाग से दूसरे भाग में जाते हैं। पतन जहाज के लिए गोदी, सामान लादने और उतारने तथा भंडारण हेतु सुविधाएं प्रदान करता है। अब अवस्थिति के आधार पर पतनों का क्या वर्गीकरण है? तो अवस्थिति के आधार पर पतनों का दो प्रकार से वर्गीकरण होता है, एक अंतर्देशीय पतन, एक बाह्य पतन। मतलब एक ऐसा होता है जो नहरों से, झीलों से, नदियों से देश के अंदर जुड़ा हुआ है। देखिए, ये पतन समुद्री तट से दूर किसी नौगम्य नदी अथवा नहर पर अवस्थित होते हैं। ये समुद्र से एक नदी अथवा नौगम्य नहर द्वारा जुड़े होते हैं। मान लीजिए कि यहाँ पूरा समुद्र है, ये पूरा समुद्र है, ठीक? तो इसके अंदर क्या होगा, एक मान लीजिए यहाँ से एक नदी आ रही है, इस समुद्र में मिल रही है, तो हम पतन या पोर्ट यहाँ न बना के इस नदी पर एक पोर्ट बना देंगे और यहीं सारा माल उतरेगा, जाएगा और फिर यहाँ से जहाज उतर के यहाँ से समुद्र में चले जाएंगे और ये देश के अंदर रहेंगे। तो ये समुद्र अथवा नदी या नौगम्य नहर द्वारा जुड़े होते हैं। ऐसे पतन चौरस तल वाले जहाज या बजरे द्वारा ही गम्य होते हैं। जैसे मैनचेस्टर एक नहर से जुड़ा है, मैनचेस्टर इंग्लैंड में, मेफिन्स मिसिसिपी नदी पर स्थित है अमेरिका में, राइन नदी के मैनहीम तथा ड्यून्सबर्ग और कोलकाता हुगली नदी पर। ये सारे इंपॉर्टेंट अंतर्देशीय पतन है। बाह्य पतन कौन से हैं? ये गहरे जल के पतन है। ये क्या होते हैं? ये छोटी नदियों या नहरों वाली गहराई तक नहीं हो सकते, समुद्र के बीच में गहरे जल में बनाए जाते हैं। और जो वास्तविक पतन से दूर बने होते हैं, ये उन जहाजों को सेवाएं प्रदान करते हैं जो अपने बड़े आकार के कारण पैतृक पतनों तक पहुंचने में अक्षम होते हैं। जैसे एथेंस तथा यूनान में इसके बाह्य पतन पीरेयस और उच्च कोटि का संयोजन है। तो आप कह सकते हैं कि जो बहुत बड़े बड़े जहाज होते हैं, जिसमें बड़े भारी भारी कंटेनर्स होते हैं, तो वो कहीं गहरे पानी में ही इनका बना दिया जाता है, वहां से वो छोटे छोटे जहाजों से फिर अंदर आ जाते हैं। तो ये बाह्य पतन है। अगला सवाल है, अंतरराष्ट्रीय व्यापार से देश कैसे लाभ प्राप्त करता है? अब ये तो बहुत ही HOTS क्वेश्चन, आप इसको NCERT का HOTS क्वेश्चन कह सकते हैं। इसमें थोड़ा सा थिंकिंग की आपको जरूरत है, इसमें रटने की जरूरत नहीं है। अंतरराष्ट्रीय व्यापार से क्या होगा? अंतरराष्ट्रीय व्यापार में दो चीजें महत्वपूर्ण होती हैं, एक इंपोर्ट यानी कि निर्यात और एक एक्सपोर्ट यानी कि आयात। ठीक है जी, ये दो चीजें इंटरनेशनल ट्रेड का महत्वपूर्ण भाग है। अब इंपोर्ट एक्सपोर्ट होने से क्या लाभ होगा? जाहिर सी बात है कि देश में जो चीजें बन रही हैं वो बाहर जाएंगी, तो यहाँ के लोगों को काम मिलेगा, यहाँ के लोगों की चीजें बढ़ेंगी, इनकम बढ़ेगा, हमारे यहाँ फॉरेन करेंसीज आएंगी, दुनिया में जो चीजें हमारे पास नहीं है हम बाहर से उसको मंगा सकते हैं। अब सोचिए अगर इंटरनेशनल ट्रेड बंद हो जाए, तेल आना बंद हो जाए, तो भारत की इकोनॉमी बंद हो जाएगी। तो इंटरनेशनल ट्रेड के बहुत सारे फायदे हैं। अंतरराष्ट्रीय व्यापार उत्पादन में विशिष्टीकरण का परिणाम है। विशिष्टीकरण मतलब स्पेसिफिकेशन। पूरी दुनिया में हर देश का अपना कुछ स्पेसिफिकेशन है ट्रेड में। कोई देश ऐसा है जो बहुत ज्यादा
कॉटन उगाता है, कोई देश ऐसा है जिसके पास प्रोडक्शन है पेट्रोलियम का, कोई देश ऐसा है जो मशीनें बनाता है। तो ये जो स्पेसिफिकेशन है, मैंने शुरू में बताया था चैप्टर में भी कि इसने क्या किया है, ट्रेड करने के लिए मजबूर किया है कि भाई आपको ये चीज चाहिए तो हमसे व्यापार करना पड़ेगा। यदि विभिन्न राष्ट्र वस्तुओं के उत्पादन अथवा सेवाओं की उपलब्धता में श्रम विभाजन तथा विशेषीकरण को प्रयोग में लाएं तो उनकी अर्थव्यवस्था लाभान्वित होती है। मतलब क्या करें, श्रम विभाजन करें। हमारे अच्छे डॉक्टर हैं, अच्छे इंजीनियर हम आपको भी देंगे, आपके यहाँ कोई चीज अच्छी प्रोडक्शन हो रही है हमारे यहाँ ले आइए। तो श्रम विभाजन करें और विशेषीकरण का प्रयोग अगर करते रहें तो सबको फायदा मिलेगा। किसी भी प्रकार का विशिष्टीकरण व्यापार को जन्म दे सकता है। जाहिर सी बात है, कोई ऐसी चीज जो किसी एक आदमी के पास है तो उससे ट्रेड हो सकती है। अतः अंतरराष्ट्रीय व्यापार वस्तुओं और सेवाओं के तुलनात्मक लाभ, ध्यान रखिए बहुत इंपॉर्टेंट लाइन लिखा है, कंपैरेटिव जो प्रॉफिट गेन है वो सबको इससे मिलता है अंतरराष्ट्रीय व्यापार में, चीजों का भी और सर्विसेज का भी। परिपूरकता और हस्तांतरणीयता के सिद्धांतों पर आधारित है, यानी एक दूसरे पर हम परिपूरक बनेंगे, यानी कॉम्प्लीमेंट्री, एक दूसरे को हेल्प देंगे, और हस्तांतरणीयता यानी ट्रांसफर करेंगे अपने गुड्स अपने सर्विसेज एक दूसरे को। तो क्या होगा, इससे तुलनात्मक लाभ मिलता है। परिपूरकता यानी कि एक दूसरे के प्रति हम सामंजस्य या कोऑपरेशन या कॉम्प्लीमेंट्री फॉर्म में काम करते हैं, और हस्तांतरणीयता यानी ट्रांसफर करते हैं। तो ये इसके फायदे हैं। आधुनिक समय में व्यापार राष्ट्रों की विदेश नीति का प्रमुख अंग है, नो डाउट, ये ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। जब भी एग्जामिनेशन में आप क्वेश्चन का आंसर लिखिएगा तो विदेश नीति की चर्चा जरूर इंटरनेशनल ट्रेड से करिएगा। दुनिया भर के जितने सेंटर्स बनाए जा रहे हैं, जितने आपने प्रादेशिक समूह देखे, जितने आप आजकल नियम दुनिया भर में बन रहे हैं, साझा आप देखिए कि फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स हो रहे हैं, ये सब क्या है, सब राजनीतिक जो है संबंध या अंतर्राष्ट्रीय संबंध का ही पार्ट है। सुविकसित परिवहन और संचार प्रणाली से युक्त कोई भी देश अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में भागीदारी से मिलने वाले लाभों को कभी नहीं छोड़ेगा। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार दो तरीके के हैं, द्विपक्षीय व्यापार जिसको हम क्या कहते हैं, द्विपक्षीय व्यापार को कहते हैं बाइलेटरल ट्रेड, ठीक, द्विपक्षीय व्यापार, और बहुपाक्षिक व्यापार कहते हैं मल्टीलेटरल ट्रेड। तो यह व्यापार दो देशों के बीच आपस में निर्दिष्ट वस्तुओं का व्यापार करने के लिए आपसी सहमति के आधार पर किया जाता है। जब जो दो देश एक दूसरे से समझौता करके व्यापार करेंगे तो द्विपक्षीय होगा। बहुपाक्षिक क्या होगा, इसमें बहुत से देश एक व्यापारिक संघ बनाकर आपस में व्यापार की सहमति बनाएंगे, जैसे यूरोपियन यूनियन, जैसे WTO का पूरा बनना। ठीक, ऐसे व्यापारिक साझेदारों को सर्वाधिक अनुकूल राष्ट्र, मोस्ट फेवर्ड नेशन का दर्जा प्रदान करके व्यापार किया जाता है। जिनके साथ हम समझौता करेंगे उनको बोलेंगे कि ठीक है आप मेरे लिए मोस्ट फेवर्ड नेशन है, हम आपको कम टैक्स लेंगे और अच्छे से व्यापार करेंगे। तो ये दो तरीके से इंटरनेशनल ट्रेड किया जाता है, द्विपाक्षिक और बहुपाक्षिक। तो वो एनसीईआरटी के सवाल जो आपके किताबों में हैं इस चैप्टर से रिलेटेड, उस पर हमने एक एक करके चर्चा की। इसमें से किसी क्वेश्चन पर अगर आप डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए, हम उसको अलग से समझाएंगे, अलग से आपको एक्सप्लेन करेंगे। और इन सवालों के इर्द गिर्द आप तैयारी अपनी जारी रखिए, एग्जामिनेशंस के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत जरूरी है। मैंने सिलेबस को ऑलरेडी इसके चैप्टर को ऑलरेडी कवर किया हुआ, प्लेलिस्ट में जाकर जरूर आप देख लीजिएगा। एक बात का और आपको ध्यान रखना है कि मैग्नेट ब्रेन्स की अपनी वेबसाइट भी है, magnetbrains.com। इस वेबसाइट पर जाकर आप हिंदी मीडियम सेलेक्ट करिए, क्लास 12 सेलेक्ट करिए, और मेरे साथ आप क्या क्या पढ़ सकते हैं, इतिहास, राजनीति विज्ञान, भूगोल और अर्थशास्त्र। और इन सभी महत्वपूर्ण विषयों की सारी डिटेल्ड पढ़ाई आपको कहां मिल जाएगी, मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी पर क्रमवार तरीके से मिल जाएगी। क्या क्या, पूरे सिलेबस का ओवरव्यू मिलेगा, इसके साथ साथ आपको क्या क्या चीजें और मिल जाएंगी, पूरे सिलेबस का कंप्लीट चैप्टर रिवीजन के साथ साथ टॉपिक वाइज छोटे छोटे वीडियोस मिल जाएंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, एनसीईआरटी सॉल्यूशंस, सारी चीजें मिल जाएंगी। और यहाँ हमने सीक्वेंस में रखा है ताकि आप कहीं डिस्ट्रैक्ट ना हो, आराम से एक एक करके पढ़ सकें। सबसे खास बात, ये सारी चीजें बिल्कुल निःशुल्क हैं, क्योंकि मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी पर कक्षा 6 से 12 तक की बिल्कुल निःशुल्क शिक्षा आपको मिल रही है। कहीं कोई पेड सब्सक्रिप्शन नहीं लेना, छोटा सा काम करना है कि ज्यादा से ज्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना है, ताकि हम आपके लिए इस तरह के महत्वपूर्ण वीडियोस लेकर लगातार आते रहें और आपकी परीक्षाओं में मदद करते रहें। ठीक है, तो जुड़े रहिए स्टूडेंट्स मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी के साथ। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक टेक केयर, गुड बाय।